everyone, I am Chitranshi Dubey, faculty of Access Colleges, and here I am dealing with Constitution of India. In our last video, we covered our first part of this particular year syllabus that is present on your AKTU website. So we are dealing with module 1, and module 1 में भी हमने पढ़ा था historical background. So we dealt with a lot of regulations and acts over there, and two exclusively given here in your syllabus. That's your 1935 का act, and the act was of 1947. So we already dealt or learned what was the act of 1935 and what was the act of 1947. Now what we are going to learn today, so enforcement of कॉन्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि मैंने आपको ये पढ़ाया कि 35 जो एक्ट था उसमें क्या हुआ, 47 का जो एक्ट था उसमें क्या हुआ. नाउ अब हमें क्या पता चलना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी हमारी. देन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या हुआ कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, बनाया गया, एंड देन हमें ये पता होना चाहिए किस तरह से ये इंप्लीमेंट हुआ. सो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, कितना टाइम लगा और कैसे ये फिर इंप्लीमेंट हुआ. सो ये याद रखेंगे. सो यहाँ पर और इसके बाद आज ही शायद हम ये भी कवर कर लें कि व्हाट आर दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट आर दी सैलिएंट फीचर, व्हाट डज इट मीन? सैलिएंट फीचर मीन्स व्हाट आर दी बेसिक क्वालिटीज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं. सो आज फटाफट से हम ये दो चीज़ों को सीखने वाले हैं. ठीक है. सो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा, यहाँ पर एक पिक्चर में आपको दिख रहा है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम मेकिंग की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कितने दिनों में, कितना टाइम लगा. सो एज आई टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई 1 या 2 दिन में या 10-15 दिन में नहीं तैयार हो गया. इट टेक्स दिस मच टाइम, 2 years 11 months and 18 days. This much time was required for this type of constitution. यानी कि आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं उसमें 2 साल 18 महीने और 11 दिन का समय लगा था. ठीक है, 11 महीने 18 दिन का समय लगा था. और एक बात और याद रखनी है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था और ये एनफोर्स हुआ था, यानी कि हमारे यहाँ आया था, उसके पहले ही इसमें 2000 अमेंडमेंट्स हो चुके थे. अमेंडमेंट्स जो है एक वर्ड है जो हम लॉ की लैंग्वेज में कहें या कॉन्स्टिट्यूशन में बोलें, पॉलिटिक में बोलें, हम उसको अमेंडमेंट को कहते हैं जो हमारे चेंजेस होते हैं. फाइन. अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, 9 दिसंबर 1946 को क्या बनी थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी और पहली मीटिंग जो है हुई थी. ठीक. अब यहाँ पर ये याद रखना है, यहाँ पर 2 लोग ऐसे हुए थे, लाइक 11 दिसंबर 1940. अब ये बनी तो 9 को थी. ठीक है, 9 दिसंबर को ये बन चुकी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हु वाज द परमानेंट मेंबर एंड हु वाज द टेम्परेरी मेंबर. तो ये जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, do remember this name and incorporate this type of names or factual data in your answer writing, so your answer will be more effective and beautiful. तो यहाँ पर आपको लिखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा was the first temporary member of our constituent assembly. Then इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन होने के बाद जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, यानी कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में क्या बने, ये परमानेंट मेंबर बने थे. तो ये दोनों बातें, ये दोनों नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. अगेन 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट हुई, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कह सकते हो कि फादर थे, हु वाज द फादर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, नॉट ओनली फादर बट वी कैन से दैट हु वाज द हेड ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी. सो हेड जो थे, ही वाज नन बट योर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ठीक है, सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ओके. सो ये बात आपको याद रखनी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, हेड थे. देयर वर सो मेनी कमिटीज, कोई भी जरूरत नहीं है आपको कौन सी कमेटी थी, कौन हेड थे, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बट ड्राफ्टिंग कमेटी वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर एक और बंदे थे इनके साथ, ही वाज BN राव.
तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब आप ये समझो कि व्हाट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से तैयार होगा, क्या उसमें चीजें होंगी क्या नहीं होंगी, ये सब का जो एडवाइस किया था वो किया था किसके द्वारा किया गया था, वो BN राव के द्वारा किया गया था। तो ही वॉज द एडवाइजर। ठीक है, सो ये नाम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो शुरुआत कहां से हुई मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 9 दिसंबर 1946 को, और उस दिन के बाद जब पहली मीटिंग हुई उस मीटिंग में जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको क्या बनाया गया, टेम्परेरी मेंबर बनाया गया। देन एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ठीक है, और उसके पहले हमारे यहाँ एक 2 दिन बाद परमानेंट मेंबर बन गए, ही वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब जब परमानेंट मेंबर बन गए, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, उस असेंबली में बहुत सारी कमिटीज बनाई गई। क्या जरूरत थी इन सारी कमिटीज की? तो इन कमिटीज की जरूरत ये थी कि कौन सा एरिया कौन संभालेगा। लाइक एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड अगर सारी चीजें रूल्स बनाने हैं तो कौन देखेगा, जुडिशरी से रिलेटेड बनाने हैं तो कौन देखेगा, फंडामेंटल राइट्स लेने हैं क्या नहीं लेना है, क्या लगाना है, ये सब बातें देखनी थी। तो बहुत सारी कमिटीज बनाई गई। उसमें से जो सबसे ज्यादा मेन कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी, दैट वाज क्रिएटेड ऑन अगस्त 29, 1947। तो अगस्त 29, 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड दिस कमेटी वाज रिकमेंडेड बाय BN राव। ही वाज द एडवाइजर ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी कि आपको क्या करना है, लाइक प्रोफार्मा बोल सकते हो कि एक होता है ना प्रोफार्मा तैयार करना। तो किसी भी चीज का प्रोफार्मा जो था, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो प्रोफार्मा था वो डॉक्टर इन्होंने BN राव ने तैयार किया। उसके बाद इसका हेड किसको बना दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बना दिया गया। फाइन, फिर क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग जो है इसकी बनकर के तैयार हो जाती है एंड फाइनली 24 जनवरी 1950 को हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइन किया जाता है। ठीक है, तो कितने लोगों ने साइन किया, आप कई जगह आप पढ़ोगे कि इतने लोगों ने साइन किया, इतने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर्स थे। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड ये ना तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और अगर आप लिखोगे भी सो इट्स नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव जो है वो नेम्स आर वेरी इफेक्टिव, जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको अपने आंसर्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करना है एंड द डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जो आपके टेम्परेरी मेंबर चुने गए, उसके हेड चुने गए, ही वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर परमानेंट मेंबर चुने गए 11 दिसंबर 1946 को, ही वाज योर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन आपका ड्राफ्टिंग कमेटी बनी 29 अगस्त 1947 को। इसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी का एडवाइस था वो BN राव अंबेडकर ने दिया, BN राव ने दिया, जबकि जो इसके हेड बनाए गए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। देन 26 नवंबर 1949 को ये हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट हो गया, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। उसके बाद 24 नवंबर 1950 को इस पे साइन हुए और साइन होने के बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लीगली एनफोर्स्ड, यानी कि 26 जनवरी 1950 को कानूनी तौर पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कर दिया गया था। फाइन, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब इन सब में कितना टाइम लगा, क्या लगा, वो सारी डिटेल्स यहां पर दी हुई है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा और 2000 प्लस अमेंडमेंट हुए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनली द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, आगे चलते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो 1946 से 1949 तक रही। एक ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा टाइम था किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। इट वॉज टोटली रिटन बाय हैंड, यानी कि हैंड रिटन था। ठीक है, हाथों से लिखा हुआ था। और इसके आसपास जैसे कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, जैसे ये पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लाइक यहाँ पर ऐसे करके बहुत ही सुंदर सुंदर से डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, वो किसने बनाया था तो इनके बारे में हम बात करेंगे, बट आज नहीं, फिर कभी। आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। सो इसमें जो है टोटल इस टाइम पीरियड में 1946 से 49 के बीच के टाइम पीरियड में टोटल कितने सेशंस हुए, 11 सेशंस हुए और 165 डेज ऑफ डिस्कशन में लगे। 299 मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ही इज द ओनली फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 14 अप्रैल को हमने इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। 14 अप्रैल को हमने बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, किसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ एनफोर्स हो गया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद
क्या क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो डेटा मैं आपको देने वाली हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारी बातें आपको एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का कुछ भी आता है तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। डेटा में क्या लिखना है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, at that point of time this constitution was having 395 articles, 22 parts and 12 schedules. Okay, so it was not 12 schedules, it was your 8 schedules. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है कि आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ था उस समय यहाँ पर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, 8 शेड्यूल थे, और ये बात आपको इसी तरह से याद रखनी है। इसमें आपके 7 फंडामेंटल राइट दिए गए थे उस समय पर, ये तो आज का डेटा दिया हुआ है, आज हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उस टाइम पे हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, हैज अ प्रियम्बल कैप्चरिंग इट्स स्पिरिट, और यहाँ पर एक प्रियम्बल भी है जिसके हम बारे में हम पढ़ने वाले हैं शायद आज। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। 6 जो है वो अभी का डेटा दिया हुआ है, लेकिन जब तैयार हो गया था बन करके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव 7 फंडामेंटल राइट्स। सो ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर। ठीक, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फाइन, आई होप ये आपको याद रहेगा एंड ये आपको करेक्ट कर लेना है। 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे। अगर हम आज प्रेजेंट में देखें तो 400 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, सो ये बात आपको इतनी पूरी कंप्लीट याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, और आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में या हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, वी हैव टू नो अबाउट कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। सो वही विशेषताएं, वही आपका क्या, आपका सैलिएंट फीचर्स। ठीक है, क्वालिटीज, ये यहां पर दिया हुआ है क्या क्या क्वालिटीज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सो Indian constitution is having 14 very main or effective qualities. The first one is your written constitution. तो written constitution is यानी कि सबसे पहले जो constitution होते हैं वो दो तरह के होते हैं, written होता है या फिर oral constitution होता है। तो इंडिया ने written constitution को अपनाया था और it was totally hand written constitution। इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है इसके पेजेस में आसपास वो अभी भी है written constitution। उसके पेजेस को बहुत ही संभाल करके रखा गया है पर्टिकुलर किसी गैस हीलियम वगैरह में, ताकि वो खराब ना हो। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका वो हैंड रिटन है और ओरल भी होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो यूएसए में रिटन है और जबकि आपका जो यूके है वहाँ पर ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। सो और सेकेंड जो है लॉन्गेस्ट एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये लगाना बिल्कुल मत भूलो। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी दुनिया में, मतलब हम पूरी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, हर एक कंट्री का देख लें, और हमारे यहाँ का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ कैसी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक, यानी कि हमारे यहाँ जो हमारा नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डेमोक्रेटिक यानी कि पीपल से इलेक्टेड होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हेरिडेटरी सिस्टम नहीं होता, मोनार्क सिस्टम नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। नो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि हम जो भी हमारा आएगा हेड बन करके वो कैसा होगा? वो इलेक्टेड हेड होगा। ठीक है, हेड कैसा होगा? इलेक्टेड हेड होगा। लाइक अभी आप देखते हो कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जैसे आज हम देखें हमारे पास कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। तो क्या उनका बेटा या बेटी आगे चल के जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे या हट जाएंगे तो क्या उनका बेटा और बेटी बन जाएंगे प्रेसिडेंट? नहीं। तो कौन बनेगा? बनेंगे जो इलेक्ट होकर के आएगा। सिंपल सी बात है। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर सोवेनिटी ऑफ पीपल। सोवेनिटी ऑफ पीपल कैसा? हमारा जो प्रियम्बल है वो वी द पीपल से स्टार्ट है और हम कैसे हैं? अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो हम हैं संप्रभु, यानी कि वी आर नॉट डिपेंडेंट। हम किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं है। हम अपने फैसले खुद लेते हैं, हम अपने कानून, हम अपने लॉज, लीगल हो, जुडिशरी हो, कैसा भी हो, हम सब खुद करते हैं। हमें कोई भी चला नहीं रहा है, हम खुद ही चल रहे हैं। यानी कि पहले क्या था? कंपनी रूल था, देन क्राउन रूल आया, फिर ब्रिटेन से हम यहाँ पर कठपुतली की तरह मैनेज किए जा रहे थे, बट अभी ऐसा नहीं है।
फाइन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, यानी कि पार्लियामेंट है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट में जो है 3 लोग होते हैं, 3 बेसिक इसके पिलर्स हैं, दैट वाज योर लोकसभा, राज्यसभा एंड योर प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज योर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपके, तो अब हर जगह तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब देखो ये जो कुछ भी हमने लिया है ना, ये सब हमारा नहीं है। कैसे, अभी हम देखेंगे बोरोड फीचर्स हैं। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था सो बहुत सारे लोगों ने लाइक जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, सबका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ पढ़ के उनके कॉन्स्टिट्यूशन में से जो कुछ भी अच्छा लगा वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया। दैट इज वाई ये इतना ज्यादा लेंदी हो गया, रिटन बनाया गया। रिटन इसलिए बनाया गया कि अगर ओरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसमें जो चेंजेस हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, वो बहुत ही क्विकली हो जाएंगे। बट ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट्स नहीं होंगे, अमेंडमेंट्स होंगे बट थोड़ा सा रिजिड भी रहेगा, कि ऐसा नहीं कि हर कोई भी गवर्नमेंट आई और ऐसे करके चेंजेस कर दिए उसने, है ना। ऐसा अगर होने लगा तो अभी तक हमारे यहाँ कौन सी लोकसभा चल रही है, 17th लोकसभा है, तो ऐसा होता तो बहुत सारे, हाँ ऑल्दो अभी तक हमने 100 प्लस चेंजेस कर लिए हैं, 100 प्लस अमेंडमेंट कर लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फिर भी इसके लिए कुछ मेजॉरिटी बनाई गई है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ अमेंडमेंट का प्रोसीजर है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दिस इज, यहाँ पर आपको एक और क्वालिटी दिखेगी कि रिजिड भी है। हाँ ये देखो, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजिड हम इसमें चेंजेस ही नहीं कर सकते, और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि हर सरकार आ रही है 5 साल बाद, हर एक गवर्नमेंट, और वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बना ले रही है, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। दीज फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, अभी हमने जब हम आपका शायद यहाँ पर दिया हुआ था इंडिविजुअलिटी, ठीक है, कि इंडिविजुअल का अधिकार, ओके हम जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो भी हम इंडिविजुअल है, हर एक व्यक्ति का एक अलग से अधिकार है। कैसा? और ये हमें कब देखने को मिलता है? जब हम वोट डालने जाते हैं। क्या आज हम 18 साल के हो गए हैं, हमने अपनी 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है, तो क्या हमारे बिहाफ में, क्या मेरे बिहाफ में, क्या मेरे पेरेंट्स का वोट चल जाएगा? नहीं चल जाएगा। क्यों नहीं चल जाएगा? बिकॉज यहाँ पर इंडिया में इंडिविजुअल डिग्निटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये हमें राइट टू, जो भी हमारा राइट टू वोट है वो हमें हमारी इंडिविजुअल डिग्निटी को दिलाता है, ठीक। तो और यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट क्या है ये हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल में, जो हर एक पर्सन को पता होना चाहिए, बीट इट और इंजीनियरिंग है या कुछ भी है, कैसा भी कोई भी पर्सन है, उसको एटलीस्ट कुछ ना पता हो बट उसको अपना फंडामेंटल राइट पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? इसलिए नहीं पता होना चाहिए कि उसके अधिकार क्या है, इसलिए पता होना चाहिए कि कल को उसके साथ कुछ भी गलत ना हो, इस वजह से पता होना चाहिए। देन फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब हमारे कुछ राइट होते हैं और कुछ ड्यूटीज होती हैं। अब ये बताने की या समझने की कोशिश करना कि जो हमारे राइट्स हैं, क्या आपको राइट और ड्यूटी में डिफरेंस पता है? राइट्स क्या होते हैं? राइट्स होते हैं लाइक आपके पापा की प्रॉपर्टी में आपका राइट है, ठीक है, लेकिन व्हाट इज योर ड्यूटी? आपको अपने कंट्री की रिस्पेक्ट, आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, दिस इज योर ड्यूटी, ठीक है। ये आपका अधिकार नहीं है कि आप पापा का अधिकार नहीं है कि आपसे वो इज्जत ले, नहीं, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो ड्यूटी और राइट में बेसिक डिफरेंस होता है और ये आपको पता होना चाहिए। सो वी आर हैविंग राइट्स ऑल्सो एंड ड्यूटीज ऑल्सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि अब हमारे यहाँ पूरा जो इंडिया है वो एक तो है नहीं, बहुत सारे स्टेट्स हैं उसमें, है ना। अब स्टेट्स का जो है रूल एंड रेगुलेशन वो अलग ही चलता है। कैसा अलग चलता है? मतलब हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेंटर पे भी और स्टेट में भी। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में है, तो लोकसभा और राज्यसभा सेंटर में है। तो जब ऐसा है तो उनको चलाने के लिए कुछ ऐसा डायरेक्टिव चाहिए था ना, कि मतलब आप स्टेट अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, स्टेट की पावर्स स्टेट को दी गई है लेकिन लिमिटेड पावर्स। हमारे यहाँ जो है वो सेंटर ज्यादा डोमिनेंट रहता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में बात करेंगे DPSP, ये क्या है? दीज आर ओनली डायरेक्टिव्स हैं, ठीक। फिर मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ क्या है? वी ऑल आर ओनली इंडियंस,
हम सब क्या हैं, हम सब केवल इंडियंस हैं। क्या हम कुछ और हैं? क्या हम यूपी वाले हैं तो यूपी लिखते हैं? क्या हम एमपी के हैं तो एमपी? हम सिर्फ इंडियंस हैं। हमारी अगर कभी भी सिटीजनशिप पूछी जाती है तो वी ऑल आर इंडियंस। लेकिन यूएसए में क्या है? यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। कैसी डुअल सिटीजनशिप? का मतलब ये हुआ कि एक तो वो अमेरिका के नागरिक हैं। अब अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो उस 50 स्टेट्स में वो कहां पर रहते हैं, वो भी उनका सिटीजनशिप है। तो यहां पर हमारे यहाँ जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो हमने यूके से लिया है, यानी कि कोई भी यूके का बंदा होगा वो सारे क्या होंगे? ब्रिटिशर्स होंगे। ठीक, तो ऐसे ही हमारे यहाँ क्या है, हम सारे इंडियंस हैं केवल। फाइन। फिर इसके बाद और ये सब चीजें ही तो हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हमारे अंदर फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन है। ठीक है, इसको हम फंडामेंटल राइट के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अ सेक्युलर स्टेट है, हमारे स्टेट का, हमारे स्टेट मीन्स हमारा इंडिया, तो इंडिया का जो है वो कोई पर्टिकुलर कोई क्या उसका कोई कास्ट है, क्या उसका कोई रिलीजन है, क्या हमारी कंट्री को कभी ये कह के बुलाया जाता है कि वी आर मुस्लिम कंट्री, क्या हमारी कंट्री को यह बुलाया जाता है कि हम क्रिश्चियन कंट्री है? नहीं, हमारे यहाँ आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे देखने को मिलेंगे, है ना। दैट इज वाई वी आर सेक्युलर कंट्री। और हम इसको अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, जिसका कोई अपना धर्म नहीं है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। हमारे यहाँ सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। वहीं अगर आप अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझो कि लाइक अगर आप पाकिस्तान देखते हो, मुस्लिम वहां पर ज्यादा है। आप बांग्लादेश देख लो, आप श्रीलंका देख लो, आप अगर यूरोप में चले जाओ वहां पे क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन आपको मिलेंगे। तो ये क्या है? ये है सेक्युलर। हमारे यहाँ सारे आपको मिल जाएंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म और भी ऐसे मिल जाएंगे जो शायद कभी सुना ही नहीं होगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज योर इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये हो गया कि यहां पर देखो, जैसे कि ये आपका जुडिशरी का स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर आप कहीं ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, देन आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखो यहां पर जो सबसे हमारे यहाँ हाई, सबसे अपर कोर्ट है, दैट्स योर सुप्रीम कोर्ट। उसके बिलो जो है वो है हाई कोर्ट, और जो सबसे नीचे है वो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इसका क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये हुआ कि हमारे जो जितने भी जजेस वगैरह हैं उनको क्या है, उनको राइट है कि वो ऐसे उनको हटाया नहीं जा सकता। इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, कोलिजियम के द्वारा उनका सिलेक्शन होता है कि वो कैसे, ये सब हम पढ़ेंगे। सो डोंट वरी कि अगर अभी आपको समझ में नहीं आया, आप सिर्फ ये समझो कि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। क्या आप या कोई भी, हालांकि आज के ज़माने में सब कुछ होता है, किसी को भी पैसे दो तो वो बिक जाता है, बट यहाँ पर जो हमारे संविधान में दिया हुआ है कि ये जो जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ऐसा करके कि शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं, रक्षक हैं। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, और इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है। कोई उनको ब्राइब नहीं दे सकता, कोई केस पलट नहीं सकता, ऐसा करके बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट कहा गया। अब इसको समझते हैं, ये क्या है कि हमें अगर सपोज कोई भी चीज है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर के अगर आपको केस करना है, तो सबसे पहले क्या करना, आप कानपुर के रहने वाले हो, कानपुर यूपी के रहने वाले हो, कानपुर के रहने वाले, आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहां पर जाकर के आपको सबसे पहले कोर्ट में केस करना पड़ेगा। जब वहां का फैसला आ जाएगा, जब वहां पे आप जीतोगे हारोगे डजंट मैटर, जब वहां का फैसला आ जाएगा तब आपका ये केस पूरा माना जाएगा। अगर आप वहां के फैसले से सहमत नहीं है तो आप फिर यूपी के हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद में अपील कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो जब अपील होगी वहां पे सुनवाई होगी, सारे एविडेंसेस देखे जाएंगे, फिर वहां का कोर्ट फैसला सुनाएगा। अगर आप अपने हाई कोर्ट से भी नहीं पूरा सहमत हैं अच्छे से, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला आखिरी है और उसके ऊपर आप कहीं भी नहीं जा सकते। सो ये क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये बात आपको याद रखनी है। और दिस इज द ओनली स्टेप कि आपको पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ही जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको हाई कोर्ट जाना होगा और फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। ठीक है, तो ये बात आपको, लेकिन
अब यहाँ पर एक और बात सुनो, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनका वायलेशन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है जो कि खुद एक फंडामेंटल राइट है। तो अभी कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ एक इसी चीज के लिए ऐसा है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड है, यानी कि इससे नहीं सहमत हो तो यहाँ जाओ, इससे नहीं सहमत हो तो यहाँ पर जाओ। अब लास्ट जो फीचर बचा, सैलिएंट फीचर, दिस इज योर अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है कि अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ जब हमारी एज हो जाती है 18 ईयर्स, है ना, तो हम क्या हो जाते हैं, हम वोट देने के लायक हो जाते हैं और फिर वो हमारा खुद का फैसला होता है। जरूरी नहीं है कि हमारे पापा मम्मी ने जिसको वोट दिया है तो हम भी उसी से सहमत है और हमने भी उसे ही वोट दिया। हमारा अपना कुछ राइट होता है ना। और 18 ईयर्स के बाद तो भाई आपके लाइसेंस बनने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक क्राइटेरिया रखा गया है कि आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपको ये राइट्स मिलेंगे, ठीक है। जब तक आप माइनर हैं तो आप अपने पेरेंट्स के अंडर में आते हैं, जब आप अडल्ट हो जाते हैं तो हमारे यहाँ अडल्ट सफरेज, और अडल्ट सफरेज की जो एज है वो 18 साल है। पहले ये एज 21 साल हुआ करती थी, 21 ईयर्स हुआ करती थी, फिर राजीव गांधी गवर्नमेंट में ये एज कम करके 18 कर दी गई। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। फिलहाल आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जितने भी सैलिएंट फीचर्स हैं ये सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो वही चीज़ें सैलिएंट फीचर्स ही दिए गए हैं सेम फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप इस तरह से अपनी कॉपी में बना सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया है। आपको ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आप पॉइंट वाइज में लिखो, आप ऐसे करके लिख सकते हो। लाइक यहाँ से आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है, दिस इज योर फर्स्ट, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंदी है, ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। ये हमने शायद वहाँ पर डील नहीं किया था, तो आप समझो हमने क्या किया है कि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत सारे सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके लिया है। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी, शायद इसी लेक्चर में आगे या फिर बाद में, कि हमने यूएसए से क्या क्या लिया है, हमने यूके से क्या क्या लिया है, हमने प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है वो कहाँ से लिया है, हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए। तो हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, खोजा, पढ़ा और उसके बाद जो चीज़ें अच्छी लगी वो हमने अपने में शामिल कर ली, ठीक। अब फेडरल पॉलिटी विद यूनिटरी बायस। अब देखो यहाँ पर ये समझो, ये भी हमने वहाँ नहीं पढ़ा है, इसीलिए कुछ इसमें चीज़ें एक्स्ट्रा थी, दैट्स व्हाई आई इनकॉर्पोरेटेड देम हियर। तो यहाँ पर देखो फेडरल पॉलिटी है और यूनिटरी बायस है। फेडरल पॉलिटी मतलब हमारे जो राइट्स हैं वो क्या है, डिवाइडेड है। फेडरल पॉलिटी मतलब राइट्स कैसे डिवाइडेड है, एक लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और आपका एग्जीक्यूटिव है, और फिर इसके बाद उन सब के अलग अलग हैं। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, उन लॉज को एग्जीक्यूट करना, जुडिशरी का क्या काम होता है, दोनों पे नजर रखना कि ये लॉज सही बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं किया है, ऐसे करके, ठीक। फिर इसके बाद है यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप, ये हम देख चुके हैं, मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये देख चुके हैं। बैलेंसेस बिटवीन जुडिशरी, सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री। अब देखो बहुत सारे राइट्स जो थे वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, लाइक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट कभी भी। तो अभी तो ऐसा हो गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में कि इंदिरा गांधी जो चाहती थी वो उन्होंने चेंजेस कराए। 42nd अमेंडमेंट ऐसा था, 1976 का ये टाइम था, 1976 का टाइम था, 42nd अमेंडमेंट था, और इस अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है, CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऐसा था जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हुए, और इसको इतने ज्यादा चेंजेस होने के वजह से इंदिरा गांधी के पीरियड में इसको इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। अब देखो इनके समय में इतने चेंजेस, फिर जब इनकी गवर्नमेंट बदली 78 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई तो ये 42nd में जितने भी चेंजेस हुए थे वो सारे चेंजेस 44 में उठा करके फिर बदल दिए गए। तो ये इन्होंने एक तरह से ये कहो कि यहाँ पर ये जो पार्लियामेंट की पावर थी और ये जो मोर फ्लेक्सिबल और रिजिड था, इसका इन लोगों ने गलत फायदा उठाया, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये चेंजेस किए गए और ऐसी बहुत सारी चीजें फिर इसमें जोड़ी गई ताकि पार्लियामेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट आए तो वो अपने हिसाब से इसको ढालने की कोशिश ना करे, बल्कि जरूरत के हिसाब से करे। गवर्नमेंट अपनी तरह से, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलेगी तो हर 5 साल में चेंजेस होंगे, सो दिस इज द रॉन्ग वे। नेक्स्ट है सेक्युलर, इसकी बात हम कर चुके हैं। प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स, ये हम देखने वाले हैं। यस, दिस इज प्रिंसिपल फॉर वेलफेयर स्टेट, ये हम पढ़ेंगे DPSP में,
ठीक है। सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे करके आर्टिकल जो पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डीपीएसपी करके है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो उसमें एक वेलफेयर स्टेट, यानी कि हम अपने इंडिया को कोई पुलिस स्टेट नहीं बनाना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हम डंडे के बल पे सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कराएं। हमें रूल्स क्या है, हमें रूल्स ऐसा हमारे यहाँ सोसाइटी होना चाहिए जो वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट हो, सबका भला हो, सोशलिज्म आए, ना कि हम क्या क्रिएट करें, पुलिस सोसाइटी। तो यहाँ पर वेलफेयर की बात आ गई। इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो मैंने आपको बता दिया कि राइट्स की वजह से ऐसा नहीं हो कि हम अपनी ड्यूटीज भूल जाएं, और राइट्स और ड्यूटीज में आप एक बार जरूर डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर है इमरजेंसी प्रोविजन, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी प्रोविजन की बात करी गई है आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में। अब यहाँ पर ये जो 3 आर्टिकल हैं, दीज आर्टिकल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, लास्ट वन इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके बारे में पर्टिकुलर एक चैप्टर है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसको हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। बट ये इमरजेंसी क्यों होती है, क्यों लगाई जाती है, क्यों आती है, कब आती है, तो ये हम देखेंगे। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी का यूज जो है वो गलत तरीके से भी किया गया है, और बहुत बार नहीं, सिर्फ एक बार किया गया है। अगर हम सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 बार लगी है, जब हमारे पास हमारा वॉर हुआ था। सबसे पहला इंडिया और चाइना के साथ, फिर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के साथ, एंड द फाइनल वन वॉज जब इंदिरा गांधी ने 75 में इनकॉर्पोरेट कर दी थी या प्रोमलगेट कर दी थी। द प्रोमलगेट वर्ड इज ओनली यूज फॉर दिस इमरजेंसी लगाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक ये भी सैलेंट फीचर हो जाता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ये बहुत जरूरी है, ये शायद हमने पीछे नहीं पढ़ा। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज भी अपने आप में एक सैलिएंट फीचर है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस समय, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो कैसी अनटचेबिलिटी वाली सोसाइटी से बिलोंग करते थे। तो क्या था, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, विमेन, ये सब क्या है, ये सब हमारे यहाँ माइनॉरिटी में गिने जाते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी जो है ये एक सैलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आप इसमें ये नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि शेड्यूल कास्ट को क्यों रिजर्वेशन दिया जाता है, ट्राइब्स को क्यों रिजर्वेशन दिया जाता है। ट्राइब्स के लिए जितने भी रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके ही किसी पर्टिकुलर स्टेट में उसको इंपोज किया जाता है। फिर इसके बाद एक पीसा एक्ट आया था हमारे यहाँ पंचायत में, जो हम पढ़ेंगे कि जो आपका पंचायत एक्सटेंशन एक्ट था वो ये शेड्यूल ट्राइब्स एरिया के लिए थोड़ा अलग ही, यानी कि पंचायत अगर है भी या उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। विमेंस के लिए 1/3 सीट्स जो होती हैं वो हमेशा क्या होती है, रिजर्व होती है। बहुत सारी फील्ड्स में, कई बार आप फॉर्म वगैरह भरते होगे तो उसमें भी देखते होगे विमेंस कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, तो इसके लिए आप कभी भी आवाज नहीं उठा सकते हो। ओबीसी के लिए फिर 27% का रिजर्वेशन आया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि माइनॉरिटी का जो प्रोटेक्शन करना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सैलिएंट फीचर है। अगला 16th और लास्ट है प्रोविजन फॉर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस की बात भी करी गई है और इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड दिस वाज इट ओनली। अब हम आगे चलेंगे और आगे हम डिटेल में इन सबको देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।